કે પ્રતિક્રમણ પછી કરું છું. ચાલો જય જિનેન્દ્ર, શરૂ કરીએ. कोई क्लास नो लास्ट क्लास नो कोई क्वेश्चन? नहीं. अच्छा, एक और बात बतानी थी आप सबको, बहुत बढ़िया बात है. आपको पता है ये जो महात्मा ने गोवालिया टैंक क्या बॉम्बे में वो साइंस एग्जीबिशन हुआ था 5 दिन का आजाद मैदान में. आजाद मैदान, मेरे ख्याल से आजाद मैदान में. आजाद मैदान. यस, वो जो हुआ था ना, तब एक काउंटर रखा था, महात्मा ने रखा था, वो लब्धि चंद्र महाराज साहब ने एक रखा था. उसमें सारे साधु साधु जी आते थे. ऑरा स्कैनर था, याद हो तो ये जो ऑरा स्कैनर जिसने बनाया था ना, उसका नाम है डॉक्टर नीता शाह. जो अभी लास्ट वीक जो जेएलसी ने जो लेक्चर उसने दिया ना जूहू बीच पे, उससे मैं मिली थी. बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो. हाँ हाँ हाँ, सब उसने ही बनाया और महात्मा को दिया. तो मुझे थोड़ा सा उस मामले में डिस्कस करना था, बताना था आप सबको. वो मैंने नीता बहन से आज वापस बात हुई, वो भी हमारे इसमें ऐड हो गए हैं. ऐसे आउट ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन बाद में वो लेक्चर सुनते हैं क्योंकि वो अपने क्लिनिक और उन सब में बिजी है. तो वो भी जैन धर्म के हिसाब से ही इन्होंने ये पूरा ऑरा स्कैनर बनाया है. कैसे बनाया है ये थोड़ा समझने जैसा है. मान लो कि हम अपने आसपास की ऑरा, मतलब हमारे आत्मा प्रदेश पे जो भी कार्मण वर्गणा लगती, क्योंकि वो कार्मण वर्गणा और 14 राजलोक में भर के जो रखे हुए पुद्गल परमाणु, जिसको प्लूटोन कहा जाता है, परमाणु के छोटे छोटे कण प्लूटोन, उन्होंने पूरे इसी के ऊपर से ये सब बनाया. और वो क्या करते हैं, मान लो कि किसी को डायबिटीज हुआ है तो वो पूरी हिस्ट्री लेंगे, कहाँ क्या, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर लेते हैं नॉर्मल वैसे, लेकिन वो स्कैन भी करेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर कैसे प्रकार की ऑरा, आपके कौन सा चक्र बिगड़ा है, वो सारा चेक करने के बाद कुछ डायग्नोज आएगा और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट होगी. तो उनके ट्रीटमेंट में आप पर लगे कार्बन वर्गणा भी आ जाता है. तो उन्होंने ये बोला था कि आप लोग, आज ही मेरी दोपहर में आज फिर से बात हुई, तो वो बोल रहे हैं कि आप आओ मिलने के लिए, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है. तो मैं जाऊंगी उनके घर. वो बोल रहे हैं आप 2-3 लोग आओ, अगर आप लोग कोई फ्री होंगे ना तो एक दिन, अभी ये जनवरी में जैसे मकर संक्रांति और सब है तो शायद तब तो हॉलीडे होगा ही. उन्होंने यही बोला कि मकर संक्रांति और सब हॉलीडे होता है, अगर आप टाइम निकाल के आओगे तो 2-3 लोग आओ, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पे. तो अगर आप लोग फ्री हो और जाना चाहते हो तो बता दीजिएगा, तो हम लोग 3-4 ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं. पर उनकी सिस्टम क्या है. हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो आप, हाँ हाँ, चौक्कस. अपन 4 तो जाएंगे ही, 4-5 तो जा ही सकते हैं, उन्होंने बोला है, क्योंकि उनके क्लिनिक में उससे ज़्यादा जगह नहीं होगी. लेकिन बात यह है कि जो मुद्दा हम इसके साथ टैली करते हैं, वो उन्होंने ऑरा स्कैनर में कैसे लिया, या फिर उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टर तरीके के हिसाब से दवाई में कैसे लिया, ये चीज़ दोनों डिस्कशन करने में हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा. क्योंकि प्लूटोन के बारे में, या जो 14 राजलोक में ठसाठस क्या भरा हुआ है, कार्बन वर्गणा के ऊपर वो जा रहे हैं. उनको कार्बन वर्गणा का टॉपिक बहुत अच्छा लगा है हम लोगों में से. तो वो उनका कहना ये है कि अगर आपसे मैं डिस्कस करूंगी तो मुझे भी इसमें ज़्यादा गाइडेंस मिल सकता है. बराबर. तो जाएंगे ही, एक ये हफ्ते में 10 दिन में देख लेंगे. अगर फ्री हो आप सब, हाँ हाँ, जरूर आप सब फ्री हो तो मुझे बता देना, तो उस दिन मैं उनको पूछ लूंगी वो कैसे फ्री है. यहाँ पीछे कूपर के सामने ही उनका क्लिनिक है, हम लोग जाएंगे. वो आप हमको पूरा लैपटॉप और उससे वो सब चीज़ हमको वो समझाएंगे, और हम इसी चीज़ को हमारे शास्त्र के की बातों से उसको टैली करेंगे. हम उसको हमारे शास्त्र के मुद्दों से ही इस चीज़ को हम टैली करें. और टैली करके, जैसे कि अगर उनकी ऑरा में उनके जो भी उनकी ऑरा स्कैनर, उनका जो स्कैनर है, ऑरा स्कैनर ही है जो उन्होंने बनाया, उनकी ऑरा स्कैनर में अगर हमारी कार्बन वर्गणा पकड़ में आ जाए ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. होगा ना.
चलो अब आगे जाएंगे। तो अब ये चीज की आज जो टॉपिक जो हम अभी जो आजकल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक था। जैसे कि अगर पूरे 14 राजलोक में क्या क्या चीज भरी हुई है, कार्बन वर्गणा कह सकते हैं हम, या फिर पुद्गल परमाणु कह सकते हैं, जो प्लूटोन के रूप में आज दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया है, साइंस ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया है। और यही बात भगवान ने बोली है कि पूरे 14 राजलोक में ठसाठस भरा हुआ है, ठसाठस मतलब थोड़ी भी जगह नहीं है। पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक जीव अपनी अपनी योनि के मुताबिक पुद्गल परमाणु खींच लेते और अपना शरीर बनाते, बराबर। और कार्बन वर्गणा भी जो आत्मा के ऊपर लगी हुई है और आप नए नए कर्म बांधते हो तो उसके रिलेटेड परमाणु, पुद्गल परमाणु भी हम 14 राजलोक में से खींच लेते हैं। जैसे कि ज्ञानावरण, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या मिथ्यात्वी की बात को एक्सेप्ट कर लिया तो तुरंत मुझे ज्ञानावरण, ज्ञान को आवरण करने वाले परमाणु लगेंगे। वो परमाणु कहाँ से आएंगे? यही 14 राजलोक से आएंगे और कहीं से नहीं। तो वो परमाणु सीधा मेरे कर्म खींच लेंगे, कार्बन वर्गणा उसको खींच लेगी और हमारे आत्म प्रदेश में उसको लगा देगी। तो अगर ऑरा स्कैनर से आपके आत्म प्रदेशों को अगर इस प्रकार से चेक किया जाए ना, अगर मान लो कि ये तो मशीन है लेकिन कुछ तो होगा उसके अंदर जो पुद्गल परमाणु को ढूंढने की उसके रेज में ताकत होगी, बराबर। तो ये साइंस को प्रूव करता है। ये जो पुद्गल परमाणु की बात, कार्बन वर्गणा की बात है, उसको ऐसा ऑरा स्कैनर भगवान की इस बात को प्रूव करता है ना। अच्छा, આ ઓરામાં શું છે કે બધા કલરોના આજુબાજુ આપણને દેખાય, એ ઓરા ચેક કરે છે ને? हाँ, वो तो जो होगा वो तो हम बाद में देख लेंगे। ये हाँ, पर ये क्यों दिख रहा है, यहाँ ध्यान दो अभी कि अगर उनको कलर दिख रहा है तो कार्बन वर्गणा तो कलर वाली नहीं है, नहीं तो ऑरा स्कैनर से 14 राजलोक में भरी हुई कार्बन वर्गणा और पुद्गल परमाणु भी दिखाई देते अगर कलर वाले होते तो। जो कलर लगता है, रंग लगता है, वो हमारी लेशिया के मुताबिक लगता है, लेशिया के मुताबिक लगता है। हाँ, जैसे हमारी अगर हम कृष्ण लेशिया से वो कर्म बांधेंगे तो जो पुद्गल परमाणु हमने खींचे और आत्म प्रदेश पे लगा दिए ना, वो काले रंग के हो जाए। अगर એમાં કેવું હોય છે, તમે નવકાર ગણો અને કોઈ મંત્ર ચેક કરો ને પછી એ ઓરા કરાવો ને તો આખું તમારું અલગ થઈ જાય છે ઓરા। ये ऑरा जो ऐसे तो कुछ चीजें बहुत ही कॉमन हमको ऐसे मान नहीं लेनी है। क्यों पता है? कार्बन वर्गणा खाली मंत्र जाप करने से अगर कर्म उतर जाते ना, निकल जाते ना, तो फिर ध्यान और उसी से ही मोक्ष हो जाता है। तो उतरते होंगे, कौन से कर्म उतरते होंगे? जो निकाचित नहीं, बराबर। जो निकाचित नहीं है वो ध्यान से जरूर उतर जाएंगे, वो नवकार के मंत्र के जाप से जरूर उतर जाएंगे। लेकिन जो निकाचित कर्म लगे हैं उनको निकलने में अपने आप समय आएगा, निमित्त बनेगा, वो प्रसंग उपस्थित होगा, उसके बाद शांति से उसको भोगना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी, समाधि रखनी पड़ेगी, समता, फिर वो आपके आत्म प्रदेश से निकल सकता है, उसके बगैर नहीं। तो ये चीज को भी हम समझेंगे जब उनके साथ डिस्कस करेंगे, तब ये चीज को भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी हम वापस आ जाएं अपने दुनिया में, आकाश में, आकाश प्रदेश में। हाँ, बोलो, कोई प्रश्न है? ઘણું બધું મિસ કર્યું છે ને, 2-3। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ओके। मुझे ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। एक मिनट। आओ। समुद्र क्षितिज रेखा में कोई घुमाव नहीं है। अब क्षितिज रेखा की बात करेंगे। मैंने आपको ये बोला है कि एक तंबू जैसा, अगर आप तंबू के अंदर चले जाओ तो आपको चारों दिशा में से तंबू का ही कपड़ा नीचे उतरता हुआ दिखाई देगा।
क्यों? क्योंकि पृथ्वी बराबर ऐसे बीच में से उपसी हुई, मतलब आप स्लोप में हो, चारों तरफ की दिशा छत्राकार बोला है भगवान ने उसको, खुला हुआ छाता। तो खुले हुए छाते में चारों दिशा में आपको लगेगा कि छाते का कपड़ा नीचे उतर रहा है। अगर आपने छाता थोड़ा नीचे ले लिया तो आप कुछ नहीं देख पाओगे, सिर्फ कपड़ा देख पाओगे। और यही बात है कि आप जितने जितने क्षितिज की तरफ आगे जाते हो आपको रास्ता और क्षितिज दोनों अलग मिलती है, लेकिन दूर से तो आपको दोनों इकट्ठी हो रही है ऐसा ही दिखाई देगा, बराबर। तो ऐसा आप किसी भी दिशा में दृष्टि करो, आपको बिल्कुल एक जैसी क्षितिज रेखा मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, एक जैसी मिलेगी, क्षितिज रेखा में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको यही बात समझनी है कि आप हर दिशा से आप स्लोप में उतर रहे हो, बस हर दिशा से भूमि स्लोप में जा रही है, ढलान में जा रही है, इसीलिए हर दिशा से आपको क्षितिज और धरती दोनों दूर से मिलती हो ऐसा ही भास होता है। ये क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि आप अगर ढलान नहीं होता ना, सीधा ही रोड दोनों होता तो वो दोनों मिले हुए नहीं दिखाई देते, दोनों का अंतर दिखाई देता। अगर सीधा ही होता तो दोनों, क्षितिज भी सीधी, आकाश भी सीधा होता और जमीन भी सीधी होती तो दोनों मिला हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ अलग है, दोनों छत्राकार, आकाश भी छत्राकार और क्षितिज भी, आकाश वही क्षितिज, आकाश का मतलब ही है क्षितिज, क्षितिज भी छत्राकार है, भूमि भी छत्राकार। यही कारण है कि दोनों छत्राकार होने के कारण आपको हर जगह दोनों चीज अब सभी दिशा में आपको मिली हुई ही दिखेगी। तो यही बात है विजन में जो दिख रहा है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको क्षितिज रेखा हर जगह नीचे उतरती दिखाई देगी। आज के वैज्ञानिक यदि मानते हैं कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो क्षितिज एक सरल रेखा में होगी ही नहीं, बोलो होगी? अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पृथ्वी दड़े जैसी गोल है, पृथ्वी दड़े जैसी गोल है तो अगर आप नीचे के पोर्शन में हो तो जमीन ऊपर से उठी हुई है, ऐसी उठी हुई है ना। अगर जमीन ऐसी उठी हुई है और क्षितिज सीधी है, आकाश सीधा है, तो कहां से वो दोनों एक आपको मिला हुआ मिलेगा? बताओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से भी जमीन नीचे उतर रही है। पृथ्वी अगर गेंद जैसी है तो ऊपर की सारी जमीन नीचे उतरती हुई मिलती है ना। तो ऊपर से रास्ता नीचे उतर रहा है और यहां से रास्ता नीचे उतर रहा है, देखिए ऐसा, और ऊपर से ऐसा हो रहा है, तो अब दो क्षितिज मिली हुई मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर ऐसा आकार होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी साबित ही करता है कि दोनों छत्राकार है, दोनों छत्राकार है, दोनों अलग है, फिर भी आपको हर एक दिशा में क्षितिज मिलती हुई मिल रही। प्रोफेसर रिचर्ड प्रोक्टर ने पृथ्वी को गोल सिद्ध करने के लिए किनारे से दूर जा रहे एक जहाज का चित्र बनाया। उन्होंने क्या किया, एक जहाज का चित्र बनाया और समुद्र में उसको भेजा। अगर समुद्र में कोई जहाज जा रहा है तो वो आपको दूर से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप दूरबीन लोगे तो वो क्लियर दिख रहा है कुछ जगह दूर तक। तो वो नहीं क्यों दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि वो ढाल है नीचे उतर गया इसीलिए नहीं दिख रहा है, वो दूर तक, क्योंकि क्षितिज और वो दोनों अलग ही है, वो दोनों अलग है। यही कारण है कि आपको आकाश का तारा भी दिख रहा है। आप ऐसे ही क्षितिज में देखोगे तो आपको कोई तारे नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूरबीन से देखोगे तो सब दिखाई देगा, और वो भी आकाश में। आप समझे? जब भी दूरबीन से तारा देखोगे तो दूरबीन को जमीन से ऐसे ऊंचाई पे रखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। अगर ग्रह सीधे ही होते ना तो दूरबीन ऐसा नहीं रखना पड़ता। समझ में आ रहा है? और ग्रह फिर नीचे उतरते हैं, उतरते 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 अस्त हो रहा है, क्योंकि आकाश भी छत्राकार। तो ग्रह आपको ऊपर के आकाश से नीचे जाके अस्त होता हुआ दिखाई देगा। अब यहां ऊपर में भी दिखाई दे और नीचे अस्त होता भी दिखाई दे तो छत्राकार हुआ कि नहीं हुआ? यहां से उदित हो रहा है, यहां ऊपर आ गया माथे पे और यहां अस्त हो गया, तो पूरा छतरी हुई ना आपकी, छतरी का छत्राकार ही हुआ।
और जमीन भी छत्राकार है, इसलिए यहां से उदित हुई, यहां मध्य में आए तो माथे पे दिख रहा है और यहां आते आते अस्त हो गया। अगर ये सीधा होता तो आपको एक ही जैसा दिखता ना पूरा, ना उदित की जरूरत थी ना अस्त की जरूरत थी। दिखता कि नहीं दिखता सीधा होता तो? हाँ, चलो आगे। बादलों की गति सभी दिशाओं में होती है। बादल कैसे जाते हैं दिशाओं में? आकाश में बादल सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कई बार कुछ बादल पूर्व से पश्चिम भी जाते हैं और कभी पश्चिम से पूर्व भी आते हैं। हवा कहीं भी कभी भी जाती, हवा की एक दिशा नहीं है। हवा उल्टी भी बहती है, हवा सीधी भी बहती है, हवा टेढ़ी भी बहती है, हवा नीचे भी आती है और वनटोल भी आती है। गोल 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 घुमराई लेके जब आता है ना वनटोलिया, तो वो ऐसे गोल 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 घूमता हुआ आता है, जिसको हम चक्रवात बोलते हैं। गोल गोल चक्रवात करके आता है वनटोल, और कभी कभी किसी चीज को ऊपर भी उठा के ले जाता है, कभी कभी चीज को नीचे भी गिरा देता है। अब आप यहाँ ये ध्यान दो, अगर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व ही घूम रही है, देखो पश्चिम से पूर्व, तो हवा भी एक ही दिशा में बहनी चाहिए कि नहीं बहनी चाहिए? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व बह रही है और हवा पूर्व से पश्चिम जा रही है, ये तो उल्टा हो गया। जो दिशा में गाड़ी जाएगी हवा एक ही दिशा में आएगी ना। आपकी ट्रेन घूमती है, विंडो खुली है, तो हवा एक ही जगह से आती है, पीछे से हवा आती है क्या? नहीं आती। तो पृथ्वी इतनी फास्ट ट्रेन की तरह घूमती होती ना, तो हवा आगे से ही पीछे जाती। मगर पृथ्वी घूमती ही नहीं है, स्थिर है। इसलिए जब आप गाड़ी भी स्थिर है, आप ऐसे ही बैठे हो, तो अब हवा कहीं से भी आएगी कि नहीं आएगी? तो यही लॉजिक बताता है कि पृथ्वी स्थिर है। आप बैठे हो, हवा घूम रही है, आप नहीं घूम रहे। अगर आप घूमते तो हवा एक ही दिशा से आती है। बहुत सिंपल बात है। और पृथ्वी तो ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से भागती है। कितने किलोमीटर की स्पीड आ गई ना, आगे आ गया था ना। ट्रेन तो कुछ नहीं है, गाड़ी तो कुछ नहीं है। ट्रेन और गाड़ी जब फास्ट भाग रही है ना, जब पृथ्वी जितनी फास्ट भागे ना, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे, चक्कर आ जाए। तो ऐसी स्पीड में हवा एक ही दिशा से आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बादल भी एक ही दिशा में बहने चाहिए या नहीं बहने चाहिए? हवा के साथ ही बादल जाएंगे ना, बादल भी हवा के साथ जाएगा। तो एक ही दिशा में जाना चाहिए। बारिश देखो, कभी कभी जिस तरफ हवा होती है उस तरफ बारिश का रुख हो जाता है। अगर घर के अंदर हवा आ रही हो तो पानी घर के अंदर आ जाता है, आता है ना बारिश का पानी। फिर तो कहां से, अब बताओ, पृथ्वी कहां से चल रही है, दौड़ रही है? अभी पृथ्वी स्थिर है, तभी हवा बदलती है दिशाएं। क्लियर? तो एक ही दिशा में चले। हाँ, नहीं तो एक ही दिशा में चले। कितने सारे लॉजिक है, आप सोचो तो सही। बादल भी एक ही दिशा में चलते, और प्रति सेकंड 19 मील की गति से पश्चिम दिशा में जा रहे बादल प्रति सेकंड 19 माइल। आप सोच सकते हो उसकी स्पीड कितनी है? प्रति सेकंड 19 माइल। हाँ, बादल की गति है ये, प्रति सेकंड 19 माइल। तो प्रति सेकंड 19 माइल घूमने वाले बादल जब पृथ्वी एक दिशा में भागेगी, तो वो बादल अलग अलग दिशा कैसे बदल सकता है? ठीक है, आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना आज तो। हाँ, अगर प्रति सेकंड 19 माइल की गति से पश्चिम में दिशा में जा रहे बादल हमें स्थिर मालूम होने चाहिए, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। बादल स्वाभाविक गति से सभी दिशा में जाते। वो कोई भी दिशा में बादल जाएंगे, अपनी इसी गति से जाएंगे। तो जो दिशा में हवा होगी वही दिशा में बादल इतनी स्पीड से जा पाएगा। और बादल और हवा दोनों तभी स्पीड से जा पाएंगे जब पृथ्वी स्थिर होगी।
बराबर। अगर पृथ्वी अगर स्पीड से जा रही होती तो जो दिशा में पृथ्वी जाती उसी दिशा में बादल भी जाते। आओ, अभी आपका ये कौन सा चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर समाप्त हुआ। अभी हम 6 नंबर के चैप्टर में आ गए हैं। अभी आपकी ये लास्ट किताब है, हाँ, ये साल की, ध्यान में रहे आपका। अब ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव आया, इन्होंने एक प्रस्ताव किया था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुएज नहर बनाने जा रहे थे तब एक विवाद खड़ा हो गया था कि नहर की खुदाई के जो भी नक्शे किए ना, उनमें पृथ्वी की गणना गोल के हिसाब से करे या सपाट के हिसाब से करे। ये एक विवाद हो गया कि भाई इसको कैसे करे, गोल के हिसाब से करे या सपाट के हिसाब से, क्योंकि अब जब दो मंतव्य सामने हो तो विवाद भी दोनों पे होगा ना। साइंस कह रहा है गोल है, तो बहुत लोगों ने कहा सीधा है, तो अब कैसे उसको बनाया जाए। देखो यहाँ आपको पिक्चर बताया, देखो साथ में पिक्चर बताया, नक्शा। हाँ, आओ देखो, ये जो मैप है ये सुएज कैनाल का है और बड़ी लंबी एरिया में बना है, और ये कैनाल बराबर पृथ्वी के मध्य भाग में बना है। आपको ये पता है कि अगर गेंद जैसी पृथ्वी अगर गोल हो तो उसका मध्य भाग ऊपर की तरफ संकुचित होगा और नीचे की तरफ भी संकुचित होता जाएगा ना, दोनों तरफ। गेंद बीच में से ऊपर भी छोटी होगी, नीचे भी छोटी होगी, तो बीच में ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकलेगी। तब इन्होंने ये सोचा कि ये नक्शा कैसे बनाया जाए, सीधा बनाया जाए या बीच में से बाहर निकले ऐसा बनाया जाए। तब उन्होंने ये सोचा, और जब ये नक्शा बनाया गया, और नक्शा तो बना दिया, पर जैसे जब वो काम उन्होंने शुरू किया मिट्टी खोदने का या जमीन खोदने का, तो उनको क्या क्या मिला और क्या क्या उनका रिजल्ट आया वो यहाँ बताया गया है। आओ उसको हम देखते हैं। में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई पृथ्वी को कैसी मान ली जाए। यदि वो गोल है तो 100 मील लंबी नहर के मध्य भाग में जमीन में लगभग 6,600 फुट अधिक गहरा खोदना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग तो ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। समझ में आ गया कि मैं 1 मिनट लेकर आऊं, समझाऊं? बराबर सुएज नहर यहाँ से लेके यहाँ, जैसे कि ये नहर बनानी है, ये जो है कट, मान लो कि ये नहर बनाने की योजना है, आपको दिख रहा है? हाँ। तो अब जब यहाँ से नीचे जमीन में कम खोदना है, लेकिन यहाँ ज्यादा खोदना पड़ेगा और यहाँ कम खोदना पड़ेगा, तो इन्होंने ऐसा नक्शा बनाया कि ये शुरू में उसको ज्यादा डीप, बाद में 6,500 फुट उसको यहाँ अधिक गहरा खोदना पड़ेगा, और यहाँ वापस उसको कम, क्योंकि 100 मील की लंबाई से पृथ्वी की मोटाई 6600 फुट बढ़ जाती उनके हिसाब से। कितनी? 6600। अगर ये चौड़ी है, अगर इस आकार से है, तो यहाँ से लेके यहाँ 100 माइल के दायरे में अगर ये मध्य का भाग अगर ऐसे उपस के आ जाए ना, तो 6600 फुट ये बाहर आ जाए, ऐसा उनका जो कैलकुलेशन था। अब बाहर तो आना ही है, कितना वो छोड़ो, लेकिन बाहर तो आना ही है, तो यहाँ तो ज्यादा ही गहरा खोदना पड़ेगा ना, तभी वो नहर बनेगी पानी के अंदर। वो तो सीधी बनेगी, नहर तो कोई ऐसी टेढ़ी नहीं बन सकती, बराबर। तो ये उनकी योजना थी कि तब पृथ्वी को अब उन्होंने पृथ्वी को सपाट मानकर नहर की डेटम लाइन तय की, जिससे आवश्यकता अनुसार अधिक खुदाई का काम ना करना पड़े। ये प्रस्ताव आज भी ब्रिटेन की संसद में मौजूद है। अब ये प्रस्ताव तब दिया था उन्होंने, सारे जो आर्किटेक्चर जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी को सपाट मान के अगर आप काम करो तो आपको कोई भी मध्य के लाइन में इतना ज्यादा खोदना पड़ेगा, ऐसा आपकी मतलब डेटम लाइन ऐसी नहीं होगी। तो उन्होंने सपाट मान के ही नक्शा रेडी किया। देखो बाजू में नक्शा है, आप देख सकते हो, पार्लियामेंट भी दिख रही है, ये संसद का जो एरिया है जहां ये डिस्कशन हुआ था उसकी फोटो,
जो तब थे वो साइंटिस्ट। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरी जो नहर जो बनाई गई उसका जो नक्शा है वो पृथ्वी सीधी है ये सोच के बनाया गया, और उन्होंने काम भी वैसे ही किया कि पृथ्वी सीधी है। ये सुएज कैनल का ही नक्शा है पूरा। दिख रहा है आपको? नाम वाम सब दिख रहा है? हाँ। तो अब ये यही नक्शा अगर उन्होंने पृथ्वी सीधी है ये सोच के बनाया है, आओ, पृथ्वी सीधी है ये सोच के अगर बनाया है और फिर उसने काम किया तो उनका ये पूरा जो काम था वो सिद्ध हो गया। इसलिए ब्रिटेन, अच्छा, अब जब ये नहर भी बनी ना तो कोई अब उसकी, जब उन्होंने समुद्र के नीचे बनी है नहर बिल्कुल समुद्र के नीचे बनी है। अब समुद्र के नीचे ऊंडाई में बनी है, तो अगर यहाँ आपको ये मुद्दा समझ में ध्यान में लेना है। आओ 1 मिनट में ये पिक्चर बंद कर दो। पहले हम ये डिस्कस करें कि अगर 6600 फुट जमीन ऊंची होगी तो समुद्र का पानी भी 6600 फुट ऊंचा होगा ऊपर का पानी। तो समुद्र में भी ऐसा ही 6600 फुट बाहर, अंदर का समुद्र अंदर, ऊपर का समुद्र अंदर, इस तरफ का समुद्र भी अंदर ऊंडा, और बीच में से बाहर 6600 निकला हुआ, ऐसा समुद्र होना चाहिए। होना ही चाहिए। अब यहाँ हमें क्या देखना है, आप ये ध्यान से देखिए। अगर जो कैनाल बनी है वो अगर ऐसी टेढ़ी बनती ना, ऐसे आकार में, साहब है ये एंड और ये एंड तो सपाट भी ही होगा। तो जो भी ऐसा ऊपर से यहाँ नीचे उतरा है, अगर ब्रिज है तो नीचे कुछ नहीं है, लेकिन अगर जमीन ही है तो मिट्टी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जब सुएज की नहर बनाई गई, बाहर आपको स्लोप दिख रहा होगा कि भाई पानी है, यहाँ समुद्र लेवल से इतना ऊंचा है, यहाँ समुद्र लेवल से इतना ऊंचा है, लेकिन नीचे की जमीन सीधी ही मिलेगी। अभी क्लियर हो रहा है ये बात क्लियर हो रही है? आपकी जमीन समुद्र लेवल से धीरे धीरे ऊंची भी जा रही है और नीचे की जमीन सीधी भी हो रही है। ये दोनों चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीचे की जमीन सीधी है और ऊपर की जमीन ऐसे धीरे धीरे ऊंची हो रही है। धीरे धीरे ऊंची हो रही है। नीचे का लेवल, ये समुद्र लेवल है, यहां से समुद्र लेवल कम, जरा आगे आओ ज्यादा, थोड़ा और आगे जाओ ज्यादा, थोड़ा और ऊपर जाओ ज्यादा। धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। उत्तराखंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ है, बराबर। ऊटी में जाते हो ऑक्सीजन कम हो जाता है, लद्दाख में जाते हो ऑक्सीजन कम हो जाता है। ये जमीन ही है ना, वो हवा में तो नहीं है सब। नहीं, आज श्रीलंका में कुछ नहीं है ऐसा। 0 डिग्री श्रीलंका में, या एंड जो है हमारे भारत, पूरे 6 खंड के भारत क्षेत्र बोलूं मैं, या फिर आप आज के 6 खंड बोलो, उसका दक्षिणी तट तो यहाँ पे श्रीलंका पे एंड हो गया, रामेश्वरम एंड हो गया। वहां से आप जमीन धीरे धीरे आपको समंदर भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, ऊपर तक जाते जाते मिलता है कि नहीं मिलता है? हर जगह से आप ऊपर चढ़ो, हर जगह से आपको समंदर, पानी सब मिल रहा है, लेकिन जमीन नीचे से ऊपर जा रही है। ये कैसे प्रूव करोगे? जो स्थिति रामेश्वरम में गर्मी की है, वहां कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, वही स्थिति आपको उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर या लद्दाख में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे हिल पे चढ़ गया है। भूमि ऊपर चढ़ गई। ये समझ में आया? बहुत क्लियर बात। वहां ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन क्या हमें होगी? नहीं। तो जैसे कश्मीर तक धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ रहे हो, कश्मीर के तक जमीन की बात करी हो, लद्दाख और वो तो और पहाड़ी पे है और ऊंचाई पर्वत पे है, लेकिन जमीन पे भी तो है ना, वहां पे सिटी, शहर, शिमला विमला सब जमीन पे ही है ना।
चंबा नदी या चंबा जो भी है वो जमीन पे ही है ना, कश्मीर में दाल लेक तो जमीन पे ही है ना। हाँ तो वहां से आप आगे आगे जाओ, जमीन थ्रू जाओ, साथ में बाजू की पहाड़ी पे मत चढ़ो, दूसरी तीसरी पहाड़ी पे मत चढ़ो, लेकिन जमीन से जब उतरो तो आगे जाओगे चाइना की वॉल आएगी, वो भी जमीन पे है। और आगे जाओ, और आगे जाओ रशिया, और आगे जाओ ग्रीनलैंड, सारा जमीन पे है, हाँ लेकिन हमारे से ऊंचा है। ये क्लियर है? क्लियर। धीरे 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 ऊंचा है। और वहां भी आप ऊपर जाओगे ना, ग्रीनलैंड जाओगे ना, तो उसमें से नॉर्वे और पहाड़ पे मिलेगा, लेकिन वहां भी पहाड़ पे नहीं, पर जो नीचे, जो पहाड़ के नीचे के एरिया में जो गांव बसते हैं ना, वो हमारे से तो वो भी ऊपर हो गए। हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हाँ, बस यही ध्यान देनी। आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हो, यहाँ चढ़ते चढ़ते भी आपको यहाँ पहाड़ मिल सकता है, आपको यहाँ भी पहाड़ मिल सकता है, लेकिन वो पहाड़ पहाड़ तक ही है, वापस आप नीचे तो उतर ही रहे हो, पर वो रास्ता भी हमारे लेवल से ऊंचा है, बराबर, क्योंकि पृथ्वी नीचे की तरफ स्लोप में जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं। जम्बूद्वीप ऐसे हो रहा है, हमारे 6 खंड भी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। यही कारण है कि जो धूप, जो गर्मी दक्षिण ध्रुव में मिल रही है, वो आपको ऊपर के उत्तर ध्रुव में नहीं मिल रही। आपको सूर्य नीचे दक्षिण ध्रुव वाले जो भी प्रदेश हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडिया, इसके ऊपर जाओ चाइना, ये सबको पूरे साल सूर्य दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। दिखता है। यूरोप तक दिखता है, ऊपर जो 42 डिग्री तक ऊपर तक जो यूरोप आया वहां तक भी दिखता है। लेकिन जब उसके ऊपर, जब आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे, ऐसे 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 डूंगर पर या डूंगर के पीछे के एरिया में जो भी आपको मिलेंगे ना सिटी, वहां पे ही, जैसे कि उत्तर ध्रुव, वहां पे ही आपको पूरा साल नहीं दिखेगा। बाकी जो जमीन पे जो एरिया है ना, जमीन पे उनको तो 24 घंटा सूर्य दिखता है। तो यहाँ गर्मी ज्यादा, यहाँ गर्मी कम, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेवल से हाइट पे चले गए, और जैसे ही हाइट पे आप जाते हो, आपको हवा भी पतली मिलेगी, हवा भी ठंडी मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल भी कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। ये बहुत क्लियर हो गया कैसे ऐसे स्लोप में पूरा जम्बूद्वीप जा रहा है, आज के 6 खंड भी जा रहे। कोई प्रश्न है तो बोलो। मेरे हिसाब से तो क्लियर हुआ है। ऐसी कोई सीधी जमीन सीधी, पर सीधी कैसी है? ऐसी सीधी, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ये बाहर निकली ऐसी नहीं। समझ में आया? ये बाहर निकली ऐसी नहीं, लेकिन ऐसी सीधी। देखो यहां दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल यहां से धीरे धीरे कहां चढ़ेगी? यहां धीरे धीरे चारों तरफ नीचे उतरेगा जम्बूद्वीप, यहां से धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, पर नीचे तो फ्लैट ही रहने वाला है। रहने वाला है कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो आप ये बॉल को आधा काट के लगा दो, नारंगी मौसम भी आधी काट के रख दो ऐसे हाथ में, बिल्कुल वैसा जम्बूद्वीप मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा। बस क्लियर। और ऐसी ही स्थिति में आज आपको सारे कंट्री, सारे देश, उसकी आबो हवा, उसकी हवा पानी, उसमें बारिश, उसमें बर्फ, ये सारी चीज आपको इसी के अंदर मिल रही। जितना यहाँ का नीचे का एरिया है, जो सूर्य दक्षिण की तरफ है, यहाँ सबसे ज्यादा धूप। थोड़ा ऊंचा जाएगा कश्मीर, यहाँ 6 महीना बर्फ। थोड़े और ऊपर जाओ चाइना, यहाँ 8 महीना बर्फ। और ऊपर रशिया 10 महीना बर्फ। और ऊपर उत्तर ग्रीनलैंड, नॉर्वे 12 महीना बर्फ। क्यों? धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, धीरे धीरे सूर्य की किरणें तो पहुंच रही है, सूर्य दिख रहा है, लेकिन किरणें ऊंचाई पे गए हैं, इसलिए अब किरणें पहुंच नहीं रही।
समझ रहे हो आप? सूर्य तो सामने है, यहां तुरंत पहुंचेगा क्योंकि ये नीचे में है। नीचाई पे सूर्य की किरणें त्रासी ऐसी हो जाएगी, सीधी पड़ेगी, लेकिन ऊंचाई पे त्रासी होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए उनको गर्मी नहीं लगती है। बहुत सिंपल बात। क्लियर हुआ? हाँ, चलो अब आगे का टॉपिक ले इनमें आओ। देखिए यही बात आ गई। अब दक्षिण के प्रदेश में शीत तो अधिक है, लेकिन क्यों अधिक है? अब ये भी जानना है हमको कि क्यों अधिक है। ये मान लो कि आपके हिसाब से ये दक्षिण का प्रदेश है। अब ये प्रदेश तो यहाँ तक तो सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, पर मान लो कि ये प्रदेश होते होते अगर ऐसे नीचाण वाला भाग आ गया यहाँ पे, तो बोलो यहाँ से आपको दिख रहा है? आपको मेरी उंगली दिख रही है? यहाँ दिख रही है, लेकिन यहाँ दिख रही है नहीं। तो ये प्रदेश में यहाँ सूर्य की धूप सीधी पड़ेगी, यहाँ दिखेगी नहीं। आपको पता है ना, जो पर्वतमाला होती है, जब भी किधर भी पर्वतमाला होती है, वो पर्वतमाला के कारण, पर्वत के शेड के कारण आप गिरनार चढ़ते हो ना, तो सुबह 10 बजे तक धूप नहीं आती। क्यों? क्योंकि सूर्य पीछे है, पर्वत के पीछे है। और पालीताना चढ़ते हो तो 5 बजे धूप आ जाती। क्यों? क्योंकि सूर्य पीछे है, पर्वत आगे। तो जितनी ऊंचाई पे ज्यादा जाओगे, दूर से सूर्य ज्यादा दिखाई देगा ना। यही वजह है कि दक्षिण ध्रुव में बर्फ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो एरिया यहाँ से जमीन का उतर रहा है, वहां से आप नीचे की तरफ चले गए, नीचे के पहाड़ी के नीचे के जैसे और नीचे उतरता जाएगा ना एरिया, क्योंकि यहाँ तो नीचे ही उतरना है, रास्ता तो नीचे ही उतरना है। तो यहाँ पर्वत की आड़ में जो चीज आपको मिलेगी, यहाँ धूप नहीं जाएगी, तो ये एरिया में बर्फ ही होगा। क्योंकि एग्जैक्टली यहां तक तो सूर्य जाता भी नहीं है। यहां तक तो सूर्य जाता भी नहीं। साइंस भी यही कह रहा है, परमात्मा भी यही कह रहे हैं। ध्यान से सुनो। परमात्मा ने सिर्फ 526 योजन में बर्फ बोला, सिर्फ 526 योजन। अरे 526 योजन का भरत क्षेत्र और 510 योजन में ये मांडले बोले, सूर्य के मांडले बताए। अब वो सूर्य के मांडले लवण में 330 योजन में ही है, और लवण क्या 330 योजन का ही है? तो लवण के पीछे के, समुद्र के पीछे के कहीं कोई तो एरिया होगा ना कि अब सूर्य वहां ऊपर से नहीं घूम रहा है। तो वो एरिया में जहां भी थोड़ी बहुत द्वीप या जमीन होगी, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, जैसे कि ऊपर तक भी आपको उत्तर ध्रुव मालूम है, ग्रीनलैंड में सूर्य का प्रकाश उतना ऐसे क्रॉस में जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, तो वहां बर्फ है कि नहीं? तो ऐसे दक्षिण ध्रुव में बर्फ हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि सूर्य तो 510 मांडले में ही घूमेगा। 510 के नीचे के 2 लाख योजन तक लवण है। जम्बू द्वीप के 180 योजन में अगर सूर्य घूम रहे हो, सिर्फ 180 योजन। आप दक्षिण की तरफ जैसे समुद्र की तरफ जाओगे, ढलान आएगा। वो ढलान में कहीं भी, क्योंकि समुद्र जम्बू द्वीप के अंदर आया हुआ है, पिछले कुछ जैसे हम बोलेंगे ना उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आरा से, पिछले कुछ आरा से समुद्र अंदर की तरफ आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो भरत क्षेत्र की जमीन मिलेगी ना वहां पे। तो वो जमीन की ऊंचे नीचे के कारण वो जमीन के कारण वहां पे आपको उत्तर ध्रुव और उसका एरिया मिला है जो बर्फीला प्रदेश है, क्योंकि वो जमीन तो भरत क्षेत्र की ही है। पहले आरे में जगती तक खुला था, धीरे धीरे तीसरे चौथे आरे तक तो समुद्र अंदर आ गया। अजितनाथ भगवान के वक्त समुद्र को अंदर लाए थे, तब तक तो पानी भर गया होगा ना। अभी तक तो 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में तो भरत क्षेत्र का कितना सारा जगती वक्ती सब पानी में चली गई है।
तो वो जो जो जमीन होगी वहां पे आपको आइसलैंड या बर्फ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया सूर्य से ज्यादा दूर है, ये एरिया सूर्य से ज्यादा दूर चला गया। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? आपको ये बताऊं, श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका कितनी डिग्री पे है पता है? 1 डिग्री पे। श्रीलंका के बाद 0 डिग्री आएगी, उसके बाद 90 डिग्री। कहाँ गया सब बताओ? कोई प्रदेश दिख रहा है श्रीलंका के बाद? तो 0 डिग्री श्रीलंका से लेके 90 डिग्री तक ही प्रदेश है। बाकी के 0 से लेके नीचे के दक्षिण ध्रुव के 90 प्रदेश कहाँ चले गए हैं? पानी के अंदर। अब क्लियर हो रहा है? तो कितने सारे पानी के एरिया के बाद दक्षिण ध्रुव आएगा, तो वहां तो नेचुरल है ना कि बर्फ मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि कोई ना कोई प्रदेश तो जमीन की ऊंचाई समुद्र से ऊंचा होगा ही होगा। ये सारे द्वीप कैसे बनते हैं? जो जमीन समुद्र के पानी के लेवल से ऊंची हो गई तो वो द्वीप हो गया। सिंपल बात है, आजू बाजू समुद्र का पानी है और इतनी जमीन ऊंची हो गई तो ये द्वीप हुआ कि नहीं हुआ? तो महाद्वीपी है ना, 7-6 महाद्वीपी तो है। हमारी पृथ्वी है क्या 6 महाद्वीप है कि नहीं? आर्कटिक महाद्वीप, एंटार्कटिक महाद्वीप, ये सारा महाद्वीप। कौन? श्रीलंका भी द्वीप। चारों तरफ पानी तो आ ही गया है उसके। धीरे 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 पानी इतना अंदर आ रहा है ना कि अभी कौन सा प्रदेश डूबेगा वो ही नहीं मालूम। तो जो प्रदेश जमीन से थोड़ा भी ऊंचाई पे होगा वो द्वीप बनता जाएगा। आज पूरी द्वारिका पानी के अंदर गई ना, पानी अंदर आया तभी गई, पानी अंदर आया तभी गई। अब नेमनाथ भगवान को हुए कितने सारे 1 लाख वर्ष के ऊपर बोल रहे हैं हमारे में। नेमनाथ भगवान को हुए 1 लाख से ज्यादा वर्ष हो गए। तो तब ये द्वारिका के आजू बाजू पानी उन्होंने खोद के खाई बनाई थी। द्वारिका मतलब आजू बाजू पानी था। तो आज द्वारिका नहीं है तो 1 लाख वर्ष में पानी उतना अंदर आया तभी नहीं है ना, तभी ये द्वारिका नहीं। बराबर? तो भूमि को ऐसे बदलाव आते हैं, हमें समझना पड़ेगा। धीरे धीरे जितने जितने ऊपर की तरफ जाएंगे आपको सूर्य का प्रकाश कम, सूर्य का घूमने का एरिया ही कम है, खाली 510 योजन। नीचे का एरिया लवण 2 लाख तक, ऊपर का एरिया तो जम्बू 1 लाख तक। अब ऊपर के 1 लाख, नीचे के 2 लाख में सिर्फ 500 योजन में ही सूर्य घूमेगा। जैसे आज भी आपको दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री से लेके 8, श्रीलंका से लेके इस तरफ मद्रास तक, श्रीलंका से लेके पीछे की तरफ खाली 8 डिग्री। वो 8 और 8 16 डिग्री ही सूर्य घूम रहा है। आज का साइंस भी यही कह रहा है, भगवान ने भी यही कहा। आगे के 1 लाख, पीछे के 2 लाख में से सिर्फ 510 में ही सूर्य घूम रहा है। तो दोनों बात एक हुई, हो गई। तो सूर्य पीछे की तरफ जा नहीं रहा है क्योंकि 510 योजन छोड़ के सूर्य तो पीछे जाने वाला नहीं। तो सूर्य से दूर जितने भी प्रदेश मिलेंगे वो शीत ठंडे, क्योंकि वहां तक उसके किरण पहुंचते नहीं। बराबर? यही कारण है उत्तर ध्रुव में बर्फ ज्यादा है, क्योंकि उत्तर ध्रुव में पानी ज्यादा है और पानी ठंडा होगा तो बर्फ बनने में देर नहीं लगेगी। जो एरिया पानी का रहेगा, पानी को अगर फ्रीजर में रखोगे तो बर्फ बनने में देर नहीं लगेगी। दक्षिण में तो पानी है नहीं, दरिया है नहीं, जमीन है, तो जो बारिश का पानी गिरता है वो बर्फ होता है। समझ में आ रहा है? अभी जो बारिश का गिरेगा वो बर्फ होगा। जो गंगा नदी, सिंधु नदी का जो प्रवाह होगा वो बर्फ बनेगा। और समुद्र के प्रवाह और गंगा के प्रवाह में तो दिन रात का अंतर है कि नहीं? यही कारण है कि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में बर्फ ज्यादा होता है। ठीक है, आओ अभी उसके बाद का चैप्टर जाएंगे। चलो।
दक्षिण में सूर्य की गति भी अधिक होती है, दक्षिण की तरफ सूर्य की गति अधिक होती है। वो कैसे आप बता सकते हो कैसे? बोलो। दक्षिण में सूर्य की गति अधिक हो गई, उत्तर में दक्षिण सूर्य की गति कम हो गई। क्यों? क्योंकि मध्य के भाग में मैं आपको एक चीज बता के बताऊंगी, एक मिनट। यहाँ सूर्य की गति उत्तर में कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मांडले ज्यादा चौड़े हैं, बराबर। मांडले की चौड़ाई बाहर ज्यादा होगी ना गोलाई में, या अंदर कम होगी? बाहर ज्यादा होगी। तो बाहर का एरिया दक्षिण है और अंदर का एरिया उत्तर है, बराबर। तो अपने आप दक्षिण के भाग में सूर्य का घूमना ज्यादा है। देखो एक बात पे ध्यान दो, आपको ये बात बाद में अभी शायद ना समझ में आए, लेकिन ये मुद्दा है, जानना जरूरी है। जब भी सूर्य बाहर के मांडले में होता है ना, बाहर के मांडले में, तो दिन बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का घूमने का एरिया बड़ा होता है। समझ में आया? एरिया बड़ा है तो सूर्य लंबे समय तक रहेगा, आकाश में हमें दिखाई देगा। और एरिया छोटा होगा तो थोड़े समय तक दिखाई देगा। तो जब बाहर के मांडले में जब सूर्य होते हैं ना, दक्षिण भाग में, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर के मांडले में जब सूर्य होते हैं ना, बाहर के मांडले में, तो उसका घूमना ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया, तब आप दिन बड़ा होता है। और जब अंदर के मामले में, यहाँ नहीं, ये नहीं, लेकिन यहाँ अंदर के भाग में जब घूमता है ना, तो एरिया छोटा है। तो एरिया छोटा होने के कारण दिन छोटा होता है। समझ में आई ये बात? तो अंदर के भाग में कब होता है? दिसंबर में ना। दिन छोटा कब होता है? दिन छोटा और रात बड़ी। सूर्य जल्दी उदित होगा, जल्दी अस्त हो जाएगा, लेकिन दिखेगा तो 24 घंटे में ही। तो दिन छोटा हो गया तो रात बड़ी हो गई कि नहीं? दिन तो 24 घंटे का ही है, बराबर। बाहर के भाग में जब वो घूम रहा है तो दिन बड़ा है, रात छोटी हो गई। समझ में आया ये? ये चीज तो हम रोज फील करते हैं। चौवियार जल्दी, नौकार सी जल्दी। अभी देखो, नौकार सी देरी से और चौवियार जल्दी है कि नहीं? क्योंकि दिसंबर महीने में 21 दिसंबर में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। दक्षिण गोलार्ध मतलब बाहर के गोलार्ध में। और हमारे भगवान के कहे अनुसार जब ये आएगा ना पोष महीने में सूर्य दक्षिणायन में होता है, बाहर का मांडला। तो जैसे ये पोष महीना अभी गया ना, पोष महीना ही तो चल रहा है ना, पोष की पूनम आई थी ना, तो आपको अभी ये महीने में दिन बड़ा मिलेगा, दिन छोटा मिलेगा आपको। चौवियार नौकर से 8 बजे पहले नहीं आएगी और चौवियार जल्दी हो जाएगा, तो दिन छोटा हो गया और रात बड़ी हो गई। क्लियर हुआ? ये तो हम रोज करते हैं, तो इसलिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये होता ही सूर्य के घूमने के कारण। सूर्य जब बाहर के दक्षिणायन में घूम रहा हो तो दिसंबर का एंड, मतलब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में, और दूसरी भाषा में बोलेंगे तो पोष महीना। क्लियर हुआ? ये तीनों एक है। और जब सूर्य अंदर घूम रहा है, वो जल्दी घूम रहा है, जल्दी तो क्या होगा? नौकार से भी जल्दी और सूर्यास्त भी देरी से, 6:45 बजे। कब? आषाढ़ महीने में, जब आषाढ़ चौमासी शुरू होगी ना, तब नौकर से भी 7 बजे आ जाएगी और शाम को 7 बजे चौवियार होगा। हुआ कि नहीं दिन बड़ा? ये आषाढ़ चौमासी में और अभी पोष महीने में। ये 2 चीज आपको याद रखनी। तो ये किसके कारण हो रहा है बताओ? अब तक नहीं पता था ना? हाँ, सूर्य के घूमने के कारण।
सूर्य जब बाहर के मंडल में है तो वो लंबे समय तक दिखाई देता है, वो लंबे समय तक दिखाई देगा। मंडला लंबा है तो वो लंबे समय तक दिखाई देगा, तो दिन लंबा हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक। और सूर्य जब अंदर के मांडले में है, सूर्य कम समय में दिखाई देता है, जल्दी उदित होता है, जल्दी अस्त हो जाता है, तब आपको दिन कैसा दिखेगा? दिन लंबा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। तो जल्दी नौकारसी, देर से चौव्यार, दिन लंबा, किसके कारण? सूर्य के अंदर के मांडले में, आषाढ़ महीने में अंदर के मांडले में घूमने के कारण। और धीरे धीरे वो बाहर आएगा तो धीरे धीरे समय घटेगा ना, नौकारसी देर से होती जाएगी, सूर्यास्त जल्दी होता जाएगा। तो दिसंबर तक तो पूरा उल्टा। अब समझ में आया? तो ये है उसका दक्षिणायन भ्रमण, ये है उसका उत्तरायण भ्रमण। तो हमारे पुरीमठ, अवध, नौकारसी सब जो व्यवस्था है उसका समय है, सूर्य उदित होने के बाद ही खाना है, पीना है। यही कारण है कि ये सबका समय बदलता रहता है। आज आप लोगों को ये पता था कि ये बदलता है, लेकिन किसके कारण ये नहीं पता था। अब मालूम पड़ गया ना। तो मैं तो यही कहूंगी, नौकारसी दिन रात क्या बदलना, आरा भी बदलता है सूर्य के कारण। शुभ काल से अशुभ काल में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी भी सूर्य के कारण। अपने आप कुछ नहीं होता, ये तो मालूम है ना। कुछ तो हवामान में घूमता है तभी होता है। अपने आप गर्मी बढ़ जाएगी? नहीं। अपने आप ठंडी बढ़ जाएगी ना। कुछ तो बदलाव आएगा ना। बादल ज्यादा बनेंगे, सूर्य जल्दी से अस्त हो जाएगा, जल्दी से उदय हो जाएगा। तो अभी के समय में ठंडी ज्यादा लग रही है क्योंकि रात लंबी है, धूप कम है, तो ठंडी ज्यादा लग रही है कि नहीं लग रही? और फिर दिन बड़ा हो जाएगा तो गर्मी ज्यादा लगेगी। अपने आप कुछ होता है क्या? ये सारा सूर्य के ग्रह के घूमने के कारण हो रहा है। आज आपको ये मालूम पड़ गया कि ये जगत में निरंतर जो बदलाव आता है, ऊपर नहीं हुआ, विग में हुआ, धुए हुआ, किसके कारण? सूर्य के घूमने। चराचर जगत के ये सारे षड्द्रव्यों के कारण सूर्य का घूमना। सूर्य भी तो पुद्गलास्तिकाय है, तो पुद्गलास्तिक के कारण ही बदलाव आया ना, उसके कारण ही काल द्रव्य बना। अब क्लियर हो गया। भगवान कह रहे हैं षड्द्रव्य को जानो, समझो। संतो अगर षड्द्रव्य को समझ लिया तो संसार को समझ लिया, जगत को समझ लिया। जगत को समझ लिया तो सारी 12 भावना को समझ लिया, 14 राजलोक को समझ लिया। तो अब सिद्ध भगवंत और मोक्ष की इच्छा होगी कि नहीं होगी? समझोगे तो। ऐसे जगत में हमको रह के क्या करना है? सारा राज उन लोगों के हाथ में है। बोलो, सारा राज पुद्गल परमाणु के हाथ में है। ठीक है, आज बहुत बढ़िया मुद्दा था, इसी मुद्दे से खत्म करेंगे ताकि दिमाग में चले। आपको रात में ये सोच में ये बात आएगी कि जो लोक स्वरूप भावना है ना, वो यही है। आप जो पढ़ रहे हो वो ही है। लोक का स्वरूप क्या है, लोक के स्वरूप में क्या बदलाव आता है, लोक के स्वरूप को जानोगे, मानोगे कि ये इनकी ताकत के सामने हम लोगों को बार बार जन्म मरण कंपलसरी लेना पड़ता है। लोक में भरे हुए कार्मण वर्गणा हमारे सोचने पर भी लग जाती है। अगर ये पता चल जाए ना कि ये हमको फंसाने के लिए बना है, तो आप क्या करोगे? भागोगे यहां से, भागोगे ना, तभी भाग पाओगे ना। हाँ,
चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है, मजा आ रहा जय है। जिनेन्द्र। पृथ्वी को समझते समझते इतनी सारी बातें समझ में आ रही है ना, सच में मजा आ रहा है। हाँ, चलो जय जिनेन्द्र। अब फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है? चलो जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।